हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पीवाईक्यू सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ऑर्गेनिक का ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो बाकी चैप्टर्स भी आपके लगभग कंप्लीट हो जाते हैं ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो हम ये देखेंगे बेटा इसके हमें क्या हेल्प मिलेगी कि आपके नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को आपको फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। देखिए, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान रखो बेटा कि जब भी आपसे कार्बन कार्बन और कोई भी, जैसे कार्बन हेलोजन बॉन्ड में आप देखें, CF बॉन्ड देखें, आपका CCl बॉन्ड देखें, तो आप देखेंगे फ्लोरीन एटम का साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, और कार्बन का तो सब में जितने भी आपके हेलो एल्कीन्स हैं उसमें सब में सेम है। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ब्रोमीन ले लें, यहाँ पर आपका आयोडीन ले लें, तो जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज बढ़ता जाएगा उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, हमने क्या बोला, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी is inversely proportional to bond length, is inversely proportional to bond length। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे कार्बन का ये साइज है, फ्लोरीन का साइज कितना है, छोटा है, फिर क्लोरीन का थोड़ा उससे बड़ा, फिर ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का सबसे बड़ा। ठीक है, तो कार्बन 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 की बॉन्ड लेंथ अगर हम देखेंगे, कार्बन की बॉन्ड लेंथ हम, ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, कार्बन का साइज हमने सेम मान लिया और बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग है, CF बॉन्ड है, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन। तो अगर हम इस तरह से देखें तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, CH3F की, देन CH3Cl, देन CH3Br, देन CH3I, मींस C will be your correct option। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3 विद HBr प्रोड्यूसेस। आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ लगा देना है। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो क्या होगा बेटा, जैसे आपका ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन पर आपका ये लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर आपका है CH3। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका H प्लस जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो ये बॉन्ड क्या हो गया बेटा, पोलराइज हो गया। बॉन्ड पोलराइज होते ही ये बॉन्ड क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड किसकी तरह काम करता है, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो यहां पर आपका ये अभी हम ये आपका हो गया CH प्लस, और यहां पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां पर क्या हो गया H प्लस, यहाँ पे H प्लस आएगा, उस पर अटैक कर जाएगा और ये बन गया CH2 और CH3। आप देख रहे हो कि इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, क्योंकि बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली Br माइनस अटैक करेगा। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर बेंजीन CH और यहाँ पर Br, ये CH2 और CH3। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है C6H5 CH Br CH2 CH3। ठीक है, C6H5 जैसे C6H5 CH Br CH2 CH3। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो Br इस पे लगा दिया, बिल्कुल रॉन्ग है, ये आपका ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, तो ये आंसर क्या हो गया, C will be your correct option। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है which of the following is suitable to synthesize the chlorobenzene। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन मतलब हेलो एरीन्स को हम, ठीक है, हेलो एरीन्स में क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड कौन सा है, तो पहला देखा बेंजीन
बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? Cl2 से, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन विद Cl2 in presence of AlCl3 and anhydrous AlCl3 which act as a Lewis acid, ठीक है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ से और ये आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। बाकी फिनॉल NaNO2HCl, ये आपका क्या देगा? अगर फिनॉल की रिएक्शन, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराएं बेटा? अगर हम कराते हैं NaNO2HCl दैट इज नाइट्रस एसिड, ठीक है। HNO2 जो आपका ये NaNO2 प्लस HCl क्या देगा बेटा आपको? HNO2 देगा, नाइट्रस एसिड देगा इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, तो ये क्या बन जाएगा? ये नाइट्रोसो, ठीक है, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बनेगा। तो ये आपका मेथड नहीं है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, ये सिंपली इस तरह से रिएक्शन कर नहीं सकता HCl, ठीक है। और ये आपका NH2HCl, NH2 क्या हो गया? बेंजीन, ये एनिलीन हो गया। एनिलीन इज अ बेस, यहाँ पर अगर हम देखें NH2 लगा हुआ है और ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका एसिड, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट बनाएगा, दैट इज एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक है। तो NH3 प्लस और Cl माइनस, तो ये एनिलीनियम क्लोराइड बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी इसमें, ठीक है। और फिर आपका तो ये तो आपसे पूछा गया क्लोरीन सिंथेसिस के लिए कौन सा है, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सा है? तो दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, तो ये आपका फ्रिडलक्राफ्ट क्लोरीनेशन है ये, ठीक है। ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन है, तो यही आपका बेस्ट मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरटी इज, ठीक है। कायरल कार्बन क्या होता है बेटा? जिस पर 4 ग्रुप्स हो वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनांशियोमर्स, यस। SN1 रिएक्शन में क्या होता है बेटा? रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन मतलब रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन होता है, और क्या देता है? 1:1 मतलब 50:50 का रेशियो मिलता है आपको। तो वो क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर, दैट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। चलिए, the product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion of configuration, yes। SN2 में क्या होता है आपको पता है कि वहां से इन्वर्जन मतलब बैक साइड से अटैक होता है SN2 में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनांशियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर, नो, ठीक है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एनांशियोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, दीज आर नोन एज एनांशियोमर्स। और एनांशियोमर्स का अगर हम इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं तो दैट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली में क्या होते हैं बेटा? सुपर इम्पोजिबल ना होके दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजिबल to each other, okay। A racemic mixture shows 0 optical rotation, yes। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? उनका 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक एनांशियोमर, रेसिमिक मिक्सचर अभी हमने बताया दैट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स, ठीक है। तो एक जो आपका आइसोमर है, जो एक एनांशियोमर है, वो ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज करेगा, इसलिए उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपसे पूछा है विच इज इनकरेक्ट, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentan टू फॉर्म 2-pentene, ठीक है। तो 2-bromopentan अगर हम देखें तो CH3CH, ये Br, ठीक है, और यहां पर CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो दिस इज 2-bromopentan। अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराती हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि यहां से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा से क्या होगा बेटा? हैलोजन रिमूव होगा, और बीटा से, ये जो दो बीटा है, बीटा से क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसे कहते हैं हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? एक आपका बीटा हाइड्रोजन यहां से हटेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एल्कीन, एल्कीन बन जाएगा, और ये आपका CH2 CH2 यहाँ पर
CH2 CH3, ठीक है। और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका कि बीटा हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगी, तो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, एक तो फर्स्ट नंबर हमने देखा कि बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। बीटा एलिमिनेशन किसे कहते हैं कि जो हैलोजन जो है आपका अल्फा से रिमूव हो लेकिन हाइड्रोजन आपका बीटा कार्बन से रिमूव हो, ठीक है। तो और इसे क्या कहते हैं बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हैलोजन रिमूव हो रहा है तो दैट इज नोन एज डी मतलब रिमूवल डी हाइड्रो हैलोजनेशन, ठीक है, डी हाइड्रो हैलोजनेशन, ओके। और कुछ, अच्छा इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट है ये माइनर होता है, ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। ये कौन डिसाइड करता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। अब सेटजेफ रूल क्या होता है, सेटजेफ रूल ये कहता है कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराने पर वो कंपाउंड मेजर बनता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो आपका मेजर कंपाउंड होता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, देखिए अगर आपके ये वाली अल्कीन आप देखोगे तो इधर हाइड्रोजन कम, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो इसे कहेंगे दिस अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड रेदर देन दिस, ठीक है। आप देख रहे हो स्टेबल भी यही है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 5 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 2, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ये कौन बताता है, सेटजेफ रूल, जिसे हम जेडसेफ रूल भी कहते हैं, ठीक है। जेडसेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी आपका एक एलिमिनेशन का रूल है। तो क्या हो गया, फर्स्ट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, यस। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, यस, क्योंकि हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही है और हैलोजन भी रिमूव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोज द जेडसेफ रूल, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। डी है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, नहीं इसमें वाटर नहीं रिमूव हो रहा, ठीक है, वाटर रिमूव नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, ए बी सी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, मींस ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the hydrolysis reaction that takes place at the slowest rate among the following is, आपको ये 4 reactions given है, कौन सी रिएक्शन स्लोएस्ट रेट पर हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें बेटा, हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपकी एक तो हैलोएरीन्स, ठीक है, जिसमें आपकी हैलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होती है किससे, बेंजीन रिंग से, ठीक है। हैलोजन अगर डायरेक्टली अटैच्ड है आपकी बेंजीन रिंग से तो दीज आर नोन एज हैलोएरीन्स या एराइल हैलाइड, ठीक है। तो हैलोएरीन्स जो है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर जो है रेजोनेंस के कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती, ठीक है। या फिर हम ये कह सकें कि बेंजीन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, उस पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा भी तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है, थोड़ी सी स्ट्रांग होती है रादर देन आपका जो हेलो एल्केन्स है उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। उसी तरह से अगर मैं देखूं तो विनाइल हैलाइड जो है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हैलोजन कनेक्ट है तो ये भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये भी नहीं देती, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगी कि फर्स्ट आपका जो कंपाउंड है इसमें यहाँ पर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि हैलोएरीन्स है ये भी, ठीक है, हैलोएरीन्स है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसलिए ये इतनी जल्दी, ये काफी स्लोएस्ट रेट पर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो ठीक है, लेकिन क्या होगा बेटा, रेट बहुत कम होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इजीली हो जाएगा क्योंकि 1 डिग्री है, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। ये भी आपका क्योंकि हेलो एल्केन्स है तो इजीली दे देते हैं ये भी आपका एलाइल कार्बन है, आपका एलाइल हेलोजन है, ठीक है, तो ये भी आपका मतलब इजीली दे देगा, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये भी आपका इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अच्छा, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है,
ये भी दे देता है, यहाँ का भी जो कार्बोकैटायन होता है वो स्टेबल बनता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये भी दे देगा। कौन सा नहीं दे रहा? यही जो मैंने बताया कि ये दो कंपाउंड जो है ये ना SN1 देते ना SN2 देते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे, हैलोएरिन्स और विनाइल हैलाइड जो है वो नहीं देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है आंसर स्लोएस्ट रेट कौन सा होगा, तो ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, आप देख रहे हैं C7H8, आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड होगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर वो एल्केन भी नहीं है, एल्कीन भी नहीं है, ठीक है, और आपका एल्काइन भी नहीं है, तो जरा ये देखिए कि कहीं उसमें 6 से ज्यादा कार्बन तो नहीं है। अगर 6 से ज्यादा कार्बन है तो आप बेंजीन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो बेंजीन ड्रॉ करते हैं बेटा आप, तो दिस इज C6H6 होती है, जब उसे ब्रांच में लेते हैं तो C6H5, और आप अगर इसमें CH3 और ऐड कर दें तो इसका फॉर्मूला हो गया C6H5 मतलब C7H8। ठीक है, तो ये बन गया आपका टॉलिन बन गया। क्या बन गया? टॉलिन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन को हम टॉलिन कहते हैं। अब ये बोल रहा है ये जो C7H8 है ये इसका क्या हो रहा है बेटा? Cl2 और यहाँ पर हीट, क्या हो रहा है? Cl2 और हीट, तो क्या होगा यहाँ पर? बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है अगर हाई टेम्परेचर हो, NBS हो, ठीक है, आपका सल्फ्यूरल क्लोराइड हो, तो ये क्या होता है आपका बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करती हैं या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देती हैं। तो क्या होंगी? जितनी भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से, और क्या बन जाएगा आपका? ट्राइक्लोरो, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। ठीक है, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन जो हो जाएगा, इस पे सारे जो है H जो रिप्लेस होकर Cl3 ऐड हो जाएंगे। अब देखिए सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अब ये क्या है? Pr2 और Fe। आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि CCl3 जो है वो रिवर्स हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाता है। ठीक है, दिस विल प्रोड्यूस रिवर्स हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट। रिवर्स हाइपोकॉन्जुगेशन, जनरली हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है बेटा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, रिवर्स हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट, और ये कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होता है फॉर कमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर ये लगा हुआ है ग्रुप, तो ये क्या बताएगा कि जो इसका इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लुईस एसिड, तो ये कहाँ पे होगा? इसकी मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेटा पोजीशन पर यहाँ पर लग जाएगा Br, और ये हो गया आपका CCl3। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है फिर क्या कराया इसका? फिर इसका कराया है ये बन गया B। ठीक है, दिस विल बी योर A, और ये हो गया आपका B, और C क्या हो रहा है कि ZnHCl। ZnHCl क्या है? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल रिड्यूस, ये आपको रिड्यूस कर देगा, और ये क्या बन जाएगा? इट विल अगेन CCl3 विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3। ये हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका Br। ठीक है, तो ये आपका हो गया। द प्रोडक्ट C इज क्या होगा? मेटाब्रोमोटोलिन। इसको क्या बोलेंगे हम? मेटाब्रोमो, और हमने बताया आपको दिस इज टोलिन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है, आपको पता होना चाहिए कि हीट पर या हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? मेटाब्रोमोटोलिन। ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपको आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको दे रखा है कंपाउंड क्या है? मेटाब्रोमो एनिसोल। बेंजीन पर जो OCH3 लगा होता है उसे कहते हैं एनिसोल। तो ये है आपका मेटाब्रोमो एनिसोल। मेटा पर ब्रोमीन लगा है, और ये हो गया आपका OCH3। ठीक है, दिस इज एनिसोल। अब हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये NaNH2। NaNH2। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म जरा हम देख लेते हैं। क्या होगा कि दिस इज बेंजीन,
दिस इज बेंजीन, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3 लगा हुआ है और यहाँ पर आपका यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है H। तो क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NH2, NH2 क्या है, ठीक है, सोडामाइड की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस ये क्या होगा, ये H प्लस को इधर से ले लेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट और ये यहाँ से निकल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, एलिमिनेशन और फिर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा जो आपका इंटरमीडिएट बना, दैट इज ये आपका एज इट इज OCH3 एनिसोल, और यहाँ पर बेंजाइन स्टेट जो है, बेंजाइन आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, बेंजाइन फॉर्म हो गया। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर ठीक है, फिर से यहाँ पर NH3 आएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर NH2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये बन गया मेटा ब्रोमो, ठीक है, सॉरी ये बन गया आपका एनिसोल, ठीक है। तो मेटा अमीनो एनिसोल बन गया है ये आपका। तो बेसिकली अगर हम देखें इसमें और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वाया, अगर हम देखें इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होके सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। चलिए, तो ये बन गया आपका, ये है OCH3, ठीक है, और यहाँ पर Br हटके फाइनली NH2 आ रहा है। तो बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, हो रही है, ये कैसे रहा है, पहले इसका एलिमिनेशन हो रहा है, H प्लस को लेके जा रहा है वो, एंड देन एडिशन हो रहा है, फिर इसमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो ये यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, हाँ ये बन रहा है प्रोडक्ट, देखिए मेटा अमीनो एनिसोल बन रहा है और ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, मतलब डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आप मैकेनिज्म देख सकते हैं किस तरह से, पहले एलिमिनेशन एडिशन, देन फिर आपका ये आपका मतलब बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए बेसिकली अगर फिनाइल जो रिंग होती हैं, फिनाइल क्या होती हैं, एक दूसरे के कोप्लेनर होती हैं, ठीक है। बाइफिनाइल जो है या डाइफिनाइल बोल सकते हैं इनको, दीज आर कोप्लेनर टू ईच अदर, कोप्लेनर है, प्लेनर है एक दूसरे के। तो प्लेनर है बेटा, तो ये क्या करेंगी, ये एक प्लेन में होती है, मतलब प्लेन में होती है, और ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री POS इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, POS इसमें प्रेजेंट होती है। तो दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैसी होती हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर मैं इसके चारों पोजीशन पर, ठीक है, मैं इसकी ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अगर मैं बाइफिनाइल्स बना देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी चारों ऑर्थो पोजीशन पर, बाइफिनाइल के चारों ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा दूं, ठीक है, अगर मैं बल्कि ग्रुप लगा दूं तो वेल एंड गुड, और ये आपके अगर मैं इस तरह से कोई भी 4 ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा बेटा, एक रिंग दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाती है, ये एक प्लेन में नहीं रहती, ठीक है। सपोज ये इसके प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर आ गई। अब परपेंडिकुलर आने पे अगर मैं इसे कट करूंगी तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसकी वजह से ये क्या हो जाती है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाती है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। जब तक मैं 1-2 ग्रुप लगाऊंगी ऑर्थो पोजीशन पर तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं चारों जो ऑर्थो पोजीशंस हैं उस पर अगर मैं ग्रुप्स लगा दूं तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के, और ये फिर क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि एक जो रिंग है वो दूसरे के परपेंडिकुलर में आ जाती है, प्लेन में नहीं रहती, तो POS प्रेजेंट नहीं होगी। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो वही पूछ रहा है बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सी है, इसमें आपका प्लेनरिटी मेंटेन रहेगी तो POS प्रेजेंट रहेगी, तो ये आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगी, ये भी आपकी, ठीक है, प्लेनर है,
ये भी आपकी प्लेनर रहेगी, पर ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी एक रिंग दूसरे की, तो इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं होगी, और पीओएस प्रेजेंट नहीं होगी तो दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव। आपसे यही पूछा गया था, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर चारों पोजीशन पर अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अगर ऑर्थोफिनाइल्स हैं, ऑर्थो बाइफिनाइल्स हैं, तो वो आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस CS3 CS2 CS2 Br प्लस KOH, ठीक है, ये मिल रहा है आपको। ओके, इसमें आपका तो ये इसमें क्या हो रहा है आपको पता है, एक हैलोजन हट रहा है। ठीक है, हैलोजन हट रहा है, पहले आपका ये क्या हो रहा है, ये आपका पहले कार्बोकेटायन बनेगा, देन आपका पहले आपका क्या बनेगा, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन में CS3 CS2 ठीक है, Br रिमूव होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब CS3 CH प्लस और यहाँ पर CS3। ठीक है, अब आपका यहाँ से क्या है, एक H रिमूव होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद, दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद ये आपका CS2 ये आपका CS3 या CS2 डबल बॉन्ड CH और CS3। ठीक है, तो ये आपका एल्कीन बन रहा है, मतलब आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है, तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन देख रहे हो आप कि Br जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है और OH आपका आ जा रहा है, तो दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक अगर ग्रुप और दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, दो Br जो है वो डबल बॉन्ड को तोड़ के वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन। तो इसमें ये पूछा है टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, तो A इज एलिमिनेशन, यस। B एंड C आर सब्स्टिट्यूशन, नो। A सब्स्टिट्यूशन, B एंड C आर एडिशन रिएक्शन, नो। A and B elimination, C is addition. A is elimination, B is substitution and C is addition reaction. ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, और आपका एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो D will be your correct आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, देखिए क्या होता है बेटा कि यहाँ पर SN1 इज अ टू स्टेप रिएक्शन। जैसे आपका ये आपका एल्काइल हैलाइड है R1 R2 और यहाँ पर आपका R3 और ये आपका कोई हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जब SN1 रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा ये होता है, क्या बनता है, ये आपका लीविंग ग्रुप जो है वो हट जाता है और बनता है C R1 R2 और यहाँ पर R3 और ये आपका कार्बोकेटायन बन जाता है, जो कि यहाँ पे p ऑर्बिटल ये प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन बन जाता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में कि ये कार्बोकेटायन जो है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, अब यहाँ से ये आपका p ऑर्बिटल प्योर p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इसमें बेटा दोनों होता है, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। ठीक है, बैक साइड से और फ्रंट साइड से, तो आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज R1 यहाँ पर, एक में रिटेंटेड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक में आपका रिटेंटेड प्रोडक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल और एक में आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, R1 C R2 और ये आपका R3। ठीक है, एक आपका रिटेंटेड है, एक आपका इन्वर्टेड है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमने ये तो कह दिया कि रेसिमाइजेशन होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50 कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, अगर रिटेंशन होने आएगा, ठीक है, तो ये रिपेल करता है थोड़ा सा, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा देता है
rather than आपका retented product। तो रेसिमाइजेशन तो होता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा इन्वर्जन ज्यादा होता है देन द रिटेंशन। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि कायरल सेंटर देयर इज इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। यस, रेसिमाइजेशन होता है लेकिन पूरी तरह से रेसिमाइजेशन नहीं होता, एक्चुअल में इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से। SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन, 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। SN1 में आपका पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हैलाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compounds will undergo racemization when solution of KOH hydrolysis? Okay, रेसिमाइजेशन कौन देगा? पहली बात, जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव और 3 डिग्री रेसिमाइजेशन कौन देता है? जनरली जिसमें SN1 रिएक्शन हो। ठीक है, और SN1 रिएक्शन अगर वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा बेटा? जिसमें कायरल सेंटर एक प्रेजेंट होगा, तो वो तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर कोई जो हैलाइड है आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं this is not optically active, this halide is also not optically active, 1 डिग्री भी है ये। ठीक है, this is also not optically active क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 सेम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 सेम है, यहाँ पर भी। ये वाला जो कार्बन है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक ही कायरल सेंटर है, और एक ही कायरल सेंटर होता है तो आपका वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यही आपका रेसिमाइजेशन देगा। रेसिमाइजेशन मतलब रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन। यहीं पर आपके 2 एनांशियोमर्स जो हैं वो बनेंगे। अगर 2 एनांशियोमर्स बनते हैं तो दैट, ठीक है, इक्यूमुलर मिक्सचर ऑफ 2 एनांशियोमर्स इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन। तो यही आपका देगा। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड नो, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ ओनली यस, केवल 4th ही देगा क्योंकि वही आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव ही आपका एनांशियोमर का मिक्सचर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपको कोई 2 कंपाउंड्स गिवन है और जो पूछा है फर्स्ट एंड सेकेंड आर। तो देखिए, अगर मैं देखूं तो बेटा ये है सोहर्स फॉर्मूला। ठीक है, और सोहर्स फॉर्मूला क्या है? इस कार्बन को उठा के इस पे रखिए। ठीक है, मैं फ्रंट कार्बन बना रही हूँ पहले वाले का, मैं इसका न्यूमन्स प्रोजेक्शन बना रही हूँ, इसको एज इट इज रखिए। ठीक है, और बैक वाला जो है वो इस पे लेके आइए, बैक वाला इसको इस पे उठा के रखिए। तो क्या होगा? यहाँ पर CH3 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? H, यहाँ पे क्या है? Br। अब जब इस पे आप रखते हो तो Br इधर आएगा, ये रेयर है, मैं इसको 1 मान ले रही हूँ, इसको 2। ठीक है, तो हम सोहर्स से न्यूमन्स में चेंज कर रहे हैं, किसको? फर्स्ट कंपाउंड को। तो देखिए दिस इज Br और यहाँ पर बेटा आपका CH3। ठीक है, और यहाँ पे आपका H। तो ये क्या हो गया? इससे बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, या एंटी फॉर्म, एंटी या स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंटी और कंप्लीट स्टैगर्ड, एंटी और कंप्लीट स्टैगर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका, ये सोहर्स है और ये न्यूमन्स प्रोजेक्शन हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड कंपाउंड का अगर मैं बना के देखूं तो दिस इज फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड अगर मैं देखूं तो फर्स्ट कार्बन मेरा ये है, दिस इज माय फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं देखूं फर्स्ट कार्बन को तो ये आपका एक्चुअली में वो इन्वर्टेड है। जरा मैं वो बात से बनाते हैं, ये क्योंकि आपका इन्वर्टेड दे रखा है। चलिए, तो इसमें है कि ये इन्वर्टेड वाई बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3 फर्स्ट कार्बन को देखिए, और यहाँ पर आपका H और यहाँ पे आपका Br। अब देखिए इसको इस पे रखिए तो क्या आएगा? CH3 रेयर वाले का CH3 बैक साइड में। ठीक है, Br इस साइड, Br इस साइड, और ये आपका H इस साइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक्लिप्स। दिस फॉर्म इज कंप्लीट एक्लिप्स। ठीक है, या फुली एक्लिप्स भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म होती है ये। तो ये कंप्लीट एक्लिप्स्ड बोलते हैं या फुली एक्लिप्स बोलते हैं, और दिस इज एंटी।
तो ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के कन्फर्मर्स होते हैं। क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं, ठीक है। इनमें अगर रिलेशन पूछा है तो क्या है, दीज आर द पेयर ऑफ कन्फर्मर्स। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कन्फर्मर्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सोहर्स फॉर्मूला, तो दिस इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ, ठीक है। अच्छा, ये आपका दे रखा है। अच्छा, ये आपका क्या है, ये है आपका हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स आपको मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती, या रियली आपका अगर हाई टेम्परेचर दोगे बेटा, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काफी लगा दोगे, तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगी। तो फर्स्ट आपका सबसे कम होता है रिएक्टिव, ये किसमें है, देखिए फर्स्ट आपका एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ए। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन हमें पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपका कि अगर मैं देखूं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी अगर मैं देखूं तो SN1 रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टिविटी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ऑफ कार्बोकेटायन। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटायन, यहाँ पे देखेंगे अगर मैं हेलोजन हटाऊंगी तो यहाँ पे मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे मेरा 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, और ये आपका ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। तो थर्ड तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, क्योंकि आपको पता है जितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, तो थर्ड के बाद आ गया फोर्थ, ठीक है। आपको पता है ये तो सबसे कम देगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे जिससे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएंगे, ठीक है। फिर हो गया आपका सेकेंड एंड देन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, मतलब ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो इस तरह से आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं बेटा, जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो RX Na, ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। ये आपका क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। चलिए, ये आपका सिंपली आपका एडिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये मेटल ये बन रहा है। अच्छा, इसमें देखिए दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये लीविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है और दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करके OH आ रहा है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप, ओके, तो हमें पता है SN2, वैसे भी आपको पता है यहाँ पर DMF दे रखा है। DMF इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एक एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 को फेवर करती है और एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट आपका SN2 रिएक्शन को फेवर करती है। और आपको पता है कि SN2 की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कि हाउ फास्ट कैन न्यूक्लियोफाइल अटैक, कि न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी अटैक कर सकता है। इसीलिए SN2 की अगर मैं रिएक्टिविटी देखूं, SN2 रिएक्शन की अगर रिएक्टिविटी, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका रिएक्शन, मतलब ये तो इनफैक्ट करता ही नहीं है। चलिए, तो इसमें ये देख रहे हैं आप 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये आपका देर में रिएक्ट करेगा। ये आपका 1 डिग्री है, ठीक है, ये भी आपका 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर आपका आई इफेक्ट, इसका प्लस आई ज्यादा लग रहा है। ये भी आपका 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर भी स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं SN2 की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर हम इन सब में देखें तो B सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वहां पर आपका स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। तो SN2 की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक
हिंड्रेंस, जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी, उतनी जल्दी SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3CHCl, okay, CH2CH3, a chiral center, which one of the following represents its R electronic configuration? ठीक है, R configuration। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि फर्स्ट, ठीक है, तो हमें इसमें क्या है कि अगर मैं 1 से, ठीक है, हमारा को CIP रूल पता होना चाहिए। CIP रूल ये बताता है कि जिस फर्स्ट एटम का अगर जो एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर अगर फर्स्ट एटम सेम है तो आप सेकंड एटम को देखिए, सेकंड एटम हमेशा वो वाला होगा जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से, अगर फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से आपका 1 से 2 और 2 से 3 जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 तरह से आप इसमें डायरेक्ट CIP रूल से कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे R और S। अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है और आप 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है, ये प्रायोरिटी जो नंबर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू CIP रूल दिए जाएंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है वो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मानते हैं। ठीक है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पे है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसे हम एज इट इज लेते हैं। जैसे यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है ये इस तरह से, तो उसे बोलेंगे हम R फॉर्म। ठीक है, अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है जैसे 4, ठीक है, और ऐसे अगर ऐसे रोटेशन होता है तो आपको पता ही है दिस इज R, और आपका अगर इस तरह से रोटेशन होता है 1 से 2, 2 से 3 तो दिस इज S। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, तो दिस इज S। चलिए, तो दूसरी बात मैं क्या बता रही हूँ, अगर वर्टिकल लाइन पर है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप और आप इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उसे R फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अगर वो आपका वर्टिकल लाइन पर नहीं है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर है तो क्या करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन आए उसे आप रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये फास्ट उसके लिए होता है। चलिए 3 यहाँ पर जैसे 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपका S आ रहा है, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो इसको क्या कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, दैट इज R। ठीक है, तो मैंने बेटा आपको क्या बताया कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पे है तो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लेंगे। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है अगर हॉरिजॉन्टल पर आएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको उल्टा कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, वही उसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम ये देखते हैं। अगर मैं देखूं को क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है, बजाय आपका ये 17 है, ये 6 है, इसका भी 6 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं CH2 और CH3 को देखूं और यहाँ पर आपका CH3 है, तो इनमें अगर मैं बेटा प्रायोरिटी देखूं तो फर्स्ट एटम तो दोनों में सेम है, ठीक है, कार्बन कार्बन है, लेकिन सेकंड एटम इसमें कौन है, सेकंड एटम इसमें कौन है, अगर मैं इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, सेकंड एटम CH3 में सारे क्या है, हाइड्रोजन है, और इसमें अगर मैं सेकंड एटम देखूं तो ये 2 तो हाइड्रोजन हो गए और एक आपका यहाँ पे कार्बन हो गया, तो सेकंड एटम इसका कौन माना जाएगा, सेकंड एटम माना जाएगा इसका ये वाला। ठीक है, तो इससे प्रायोरिटी आपको CH2 CH3 की ज्यादा होगी, किससे, मिथाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी, देन थर्ड प्रायोरिटी और यहाँ पर फोर्थ प्रायोरिटी। तो देख रहे हो आप कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको उल्टा, फोर्थ को आप देखेंगे नहीं, 1 से 2 जाएंगे और 2 से 3, तो ये क्या आ रहा है आपका R। तो R मैंने कहा कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो जो आए उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए इसको देखिए 1 2 3, ठीक है, अब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे है, वर्टिकल लाइन पे, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही लिखेंगे। 1 से 2, 2 से 3 क्या हो गया, ये 1 से 2, 2 से 3 ये आपका हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। चलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 से 2 और ये फोर्थ, तो 1 से 2
और 2 से 3। देख रहे हैं आप लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, जो आर आ रहा है क्या हो जाएगा एस। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, आप देख रहे हैं 1 से 2 2 से 3, ये क्या आ रहा है 1 से 2 और 2 से 3 क्या आ रहा है एस आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल पर है ये, ठीक है, ये सॉरी वर्टिकल पर है, तो जो आ रहा है वही लिखेंगे एस। तो आपसे पूछा क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, और आर कौन सा होगा, बी में ही आर कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब बी विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is least reactive towards nucleophilic substitution reaction? मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोएस्ट रेट या फिर कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, तो देख लीजिए कहीं तो वो विनाइल होगा या फिर वो आपका हेलोएरिन्स होंगे। तो आप देखिए लीस्ट रिएक्टिव में यस, ये देखिए तो मतलब ट्राई अल्काइल हैलाइड है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये नहीं, ये आपका विनाइल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, और ये आपका यहाँ पे आपका क्या होगा बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे इजीली, आपको हायर एनर्जी देनी पड़ेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं हो पाएगी, और यही पूछा है, तो लीस्ट रिएक्टिव आपका विनाइल हैलाइड हो गया, ठीक है। दूसरा आप देखें ये तो इजीली हो जाएगा, ये आपका एलाइल हैलाइड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। देखिए ना, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये भी क्यों दे रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो सिंगल बॉन्ड आ गए, sp3 हाइब्रिडाइज से रेजोनेंस नहीं होता, प्लेनर नहीं रहता, ठीक है। तो बी विल बी अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर एनांशियोमर्स। तो एनांशियोमर्स कौन सा है, अगर मैं देखूं बेटा यहाँ पर, या अगर मैं मिरर रखती हूँ और इसको सुपर इम्पोज करती हूँ, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। ये अगर मैं इसको ऊपर वाले को इस पे सुपर इम्पोज करती हूँ तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या देगा, अपनी मिरर इमेज देगा, क्या ये इसकी मिरर इमेज है, यस, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, इसकी ये मिरर इमेज है एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये क्या हो गए एनांशियोमर्स हो गए। वैसे आप RS कॉन्फ़िगरेशन भी करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाले का आएगा वही नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते तो बेटा आपका वो क्या हो जाता, वो मीजो कंपाउंड बन जाता। तो ये आपने देखा कि ये अगर आप रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल ईच अदर अगर होते हैं तो बेटा ये आपके एनांशियोमर्स होते हैं। तो यही आपका एनांशियोमेरिक पेयर हो गया, यही पूछा गया है। अगर हम इसमें देखें तो ये तो नहीं कर रहा लेकिन ये सुपर इम्पोज कर रहा है, तो ये आपका एक मीजो कंपाउंड हो गया और एक आपका एनांशियोमर का एक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपके एनांशियोमर नहीं हुए, सिमिलरली हेयर, ठीक है, ये आपका मीजो कंपाउंड हो गया, ये आपका मीजो कंपाउंड हो गया। तो ये इस तरह से यही है आपके पेयर ऑफ एनांशियोमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको ये सीरीज ऑफ रिएक्शन गिवन है, आपको ये रिएक्शन करा के देखनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH2 Cl किससे हो रही है, NaCN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और साइनाइड कार्बन जो है वो डोनर साइड होगी क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 CH2 Cn। आप फिर क्या दे रखा है NiS2, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, इसका रिडक्शन हो जाएगा CH2, इसमें से 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये रिड्यूस हो जाएगा CH3 CH2 और NS2, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया आपका ये प्रोपेनामाइन बन गया। प्रोपेनामाइन अब ये क्या बोल रहा है, ये एसिटिक, मतलब मैं इसमें लिख देती हूँ, दिस इज योर X, ठीक है, दिस इज Y, और Z में क्या बोल रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड इससे रिएक्ट करेगा, मतलब CH3
CO, ठीक है, और यहाँ पर आपका OCO CH3, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और CH3 CH2 और CH2 यहाँ पर NH CO CH3, ठीक है। तो एसिटाइलेशन हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा इधर और आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ये बन गया आपका Z, ठीक है, एसिटाइलेशन हो जाएगा, दिस विल बी अ Z। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 NH CO CH3, ठीक है, 3 कार्बन, ठीक है, यस यस, दिस विल बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। CH3 CH2 NH2 नहीं, CH3 CH2 CH2 NHCO CH3 होगा, ठीक है, NHCO CH3 होगा, तो ये आपका ए विल बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एसिटाइलेशन हो रहा है अमाइन बनाकर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये आपको कंपाउंड दे रखा है, ऑब्टेन बाय क्लोरिनेशन ऑफ एन-ब्यूटेन, तो एन-ब्यूटेन कौन सा होगा, देखिए तो एन-ब्यूटेन है, तो एन-ब्यूटेन आपका ये रहा आपका एन-ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। इसका क्लोरिनेशन तो Cl2 HNu की प्रेजेंस में। अब आपका क्लोरिनेशन, तो यहाँ पर आपका कौन सा जो फ्री रेडिकल, दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसी होगी बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल ना बनके यहाँ पर बीटा जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें आपका फ्री रेडिकल अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो ये आपका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा CH2 CH3 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, अब ये क्या हो गया बेटा, अब यहाँ पे Cl2 इनिशिएशन में क्या होगा, Cl2 HNu की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, होमोलाइटिक फिजन होगा, ये फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल पर जो है वो मतलब आपका आएगा और इस कार्बन पर, ये कार्बन कैसा हो गया बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज और प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर है। तो ये जो फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा, मतलब रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। मतलब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, और ये आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, H है, CH2 CH3 है, CH3 है और Cl। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमाइजेशन होगा और ये क्या बनेगा बेटा आपका, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, ठीक है, D और L फॉर्म बनेंगी, दोनों फॉर्म बनेंगी और रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, इसका मतलब क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों से अटैक करेगा और रेसिमाइजेशन होगा, ठीक है। तो एन-ब्यूटेन विल बी, तो यहाँ पर क्या हो गया, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो क्लोरिनेशन जो हो रहा है, ये आपका क्या है, रेसिमाइजेशन हो रहा है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H9Cl on reaction with sodium diethyl ether gives a hydrocarbon, okay, monochlorination gives only one chloro derivative than, okay। तो ये आपका वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आपको पता है बेटा कि अगर मैं देखूं कि अगर आपका, पहले तो मैं ये देखती हूँ C4H9, ठीक है, तो C4H9 का, ये आपका C4H9, ठीक है, Cl, और अगर मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, Na ड्राई ईथर, तो आपकी वुड्स रिएक्शन हो जाएगी C4H9 और C4H9, ठीक है, इस तरह से आपका ऑक्टा जो है वो बन जाएगा। चलिए ऑक्टाल्केन बनेगी। अब ये देखते हैं बेटा, ये देखते हैं कि ये कौन सी जो है, ये बोल रहा है ऑन रिएक्शन विद सोडियम गिव्स अ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन मिल रहा है आपको और गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसके आइसोमर देखूं तो आपके पास कौन कौन से होते हैं, ये तो पता है आपको, एक तो एन-ब्यूटाइल, इसके कितने ऑप्शन हो सकते हैं बेटा आपको, एक तो एन-ब्यूटाइल क्लोराइड होता है,
एक आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है, और एक आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो अगर मैं इनको देखती हूं तो इसका अगर मैं कराऊंगी Na ड्राई ईथर से तो क्या बनेगा, ये आपका CH3 CH2 ऑक्टेन बन जाएगा, CH2 नॉर्मल ऑक्टेन बन जाएगा, CH2 CH2 CH2, ठीक है, 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ये आपका ऑक्टेन बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको कराएंगे, इसका Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पर आपका CH CH2 CH3, यहाँ पर आपका CH3 और CH2 CH3, ठीक है। इसका कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH, ठीक है, 3, और ये आपका CH CH3 CH3, ठीक है। तो ये बन गया। अब अगर मैं इसका कराऊंगी, इसका अगर मैं आपका वुड्स रिएक्शन कराती हूँ तो क्या बनता है, यहीं पे बता देती हूँ। देखिए इसका कराने पर हमारा क्या बनेगा, वुड्स रिएक्शन, तो दिस इज, ये आपका CH2, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर आपका Cl था, दो Cl आपके निकल जाएंगे, ठीक है। जनरली ये आपका देता नहीं है वुड्स रिएक्शन, ये आपका एल्कीन बना देता है, पर फिर भी अगर हमें CH3 CH3 और ये आपका CH3 CH3 और CH3, ठीक है, तो ये वाली जो आपका हाइड्रोकार्बन बन रहा है, अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन देखेंगे तो एक ही टाइप का आपका, एक ही टाइप की आपकी जो है वो कार्बन है, देख रहे हैं आप, 1 डिग्री ही है, तो इसका क्लोरिनेशन कराने पर आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, तो हर तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा इसमें। लेकिन आपसे बोला गया है वो कौन सा है जिसका, जिस एल्काइल हैलाइड का क्लोरिनेशन कराने पर, जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसका अगर आप वुड्स रिएक्शन कराओगे तो एक ही टाइप का मोनोक्लोरिनेटेड, अब अगर आप इसका एक मोनोक्लोरिनेशन कराओगे बेटा एक ही टाइप का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है वो 1 डिग्री है, तो यही आपका। तो वो पूछा है कि C4H9Cl जो है वो कौन सा वाला इसका आइसोमर है, तो कौन सा हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये वाला होगा जो वुड्स रिएक्शन कराने के बाद अगर आप मोनोक्लोरिनेशन कराते हो उसका, तो आपको एक ही टाइप का मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल requires drastic condition but chlorination of 2,4-dinitrochlorobenzene। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, यहां से क्लोरोबेंजीन से अगर आपको फिनॉल बनानी है, ठीक है, फिनॉल बनानी है, तो यहाँ पर ये आपको ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर भी हाई चाहिए, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मली आपको पता है कि हैलोएरीन्स नॉर्मली आपको रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। लेकिन अगर आप 2,4-डाइनाइट्रो, अगर आपने ये ले लिया, ठीक है, अगर आपने क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरीन है और 2 पर नाइट्रो ग्रुप और 4 पर 2,4 नाइट्रो डाइक्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन पर अगर आपने कराया, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन कराया, आपने एक्वस NaOH या एक्वस KOH लिया, ठीक है,
तो ये इजीली रिप्लेस हो जाता है, मतलब ये Cl हट के इजीली आपका OH आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये क्या रीजन है कि ये मतलब इजीली आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देती है जब नाइट्रो ग्रुप लगा है, लेकिन जब नाइट्रो ग्रुप नहीं है तो हेलोबेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्रास्टिक कंडीशन में देती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो रीजन क्या है बेटा कि यहाँ पे ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये क्या ग्रुप लगाते हैं, ये NO2 जो है -M माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट लगाता है, विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, कम कर देगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ऑन द बेंजीन रिंग तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो वो पूछा गया है कि NO2 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, नहीं, NO2 डोनेट नहीं करता बल्कि विड्रॉ करता है। कहां से करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा इजीली। ठीक है, तो NO2 विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब एज। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, बैक साइड में, मतलब यहाँ से ये क्या कर रहा है, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन हो रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से। तो इसी को क्या कहते हैं, किसमें होता है बेटा, इन्वर्जन किसमें होता है, SN2 रिएक्शन में, जबकि रेसिमाइजेशन होता है SN1 में। तो आंसर क्या हो गया, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, आपको फॉर्मूला भी दे रखा है, CCl3 और CHO। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड ओके रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपने NCERT में DDT आपको बताया जाता है। ठीक है, ये आपका हम पैराक्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, होता है ये वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, CCl3CH। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक क्लोरीन क्या, और एक क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा, पैराडैश डाइक्लोरो। ठीक है, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, और ये क्या होता है, यही होता है आपका DDT। ठीक है, DDT, यही DDT की प्रिपरेशन है। तो कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है CH-CCl3 और डाइक्लोरो, ये आपका डाइफिनाइल। ठीक है, तो ये आपका C विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चंस फ्रॉम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से होते हैं। देखना है आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो नीट अब आपका ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ये बेसिक चैप्टर है और आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू स्टूडेंट।